नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ड्रीमर ऑफ यूपीएससी में। तो जैसा कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी चल रही थी शॉर्ट नोट्स, उसमें आज हम लास्ट चैप्टर 11 जो क्लास 6 का अंतिम अध्याय है, 11वां अध्याय, उसके शॉर्ट नोट्स को देखेंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे और कंप्लीट करने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पहले वाली सारी शॉर्ट नोट्स देख ली होंगी। जैसे कि क्या है शॉर्ट नोट्स है ना, कि अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एनसीईआरटी की आवश्यकता है और अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इस शॉर्ट नोट्स को भी पढ़ सकते हैं या फिर इसकी ऑडियो सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें, अर्थात इस अध्याय में हम इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिली। जो प्राचीन इमारतें हैं, प्राचीन चित्र हैं तथा प्राचीन जो किताबें हैं उससे हमें क्या क्या जानकारी मिली है उसके बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है धातु विज्ञान। ठीक है, धातु विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। जो हमारे मतलब कि पास्ट टाइम के मतलब कि जो हमारे प्राचीन धातु वैज्ञानिक थे वो ना पूरे वर्ल्ड के धातु विज्ञान क्षेत्र में बहुत अपना अच्छा योगदान दिए हैं। सिर्फ भारत तक ही वो सीमित नहीं थे बल्कि वो विश्व तक में भी अपना अच्छा योगदान दिए हैं, जो प्राचीन जो भारतीय धातु वैज्ञानिक थे। ठीक है, जब पुरातात्विकों की खुदाई हुई तो उसमें हमें पता चला कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और तांबे के धातु कर्म की उन्हें जानकारी थी। मतलब कि जब पुरातात्विक लोग खुदाई किए तो इसमें ये हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जो हड़प्पावासी के जो लोग थे वो कुशल शिल्पकारी थे, मतलब शिल्पी थे, और वो तांबे के धातु कर्म के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे, अर्थात धातु शोधन करते थे। उन्होंने तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा धातु भी तैयार किया है, कांसा भी बनाया है तांबे के साथ टीन मिलाकर, जिसे हड़प्पावासी को कांस्य युग से माना जाता है। अब हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे तो इनके उत्तराधिकारी क्या हो गए कि लौह युग से जुड़े। ठीक है, उनके उत्तराधिकारी वही लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म का लोहे का निर्माण करता था, जिसमें है खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, अर्थात प्राचीन टाइम में भारत बहुत ही विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। कोई लोकल टाइप की नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी के लोहे का निर्माण करता था। ठीक है, ये प्राचीन काल में। उसके बाद है कि लौह स्तंभ। अब लोहे का निर्माण किया है तो उसका कुछ स्तंभ भी होगा। लौह स्तंभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कुतुब मीनार दिल्ली में है, महरौली दिल्ली में, उसके परिसर में एक जो खड़ा लौह स्तंभ है वो भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। अगर हम कुतुब मीनार देखते हैं तो उसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारे प्राचीन काल के भारतीय शिल्पकार ही हैं थे, जिन्होंने अपनी बहुत ही कुशलता से इसको बनाया है। उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 7.2 मीटर, वजन 3 टन से अधिक है। इसमें चंद्र शासक का भी जिक्र किया गया है, जो जिसको गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। ये संभवतः माना जाता है। ठीक है, अब है ईंटों और पत्थरों की इमारती। वो तो लोहे की इमारत थी, अब ईंट तथा पत्थर की इमारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। कुछ इमारत जो है उसमें भी हमारे जो भारतीय शिल्पकार थे उनका भी मतलब कि उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव, उनका जो कि नमूना जो भी थे उसको देखने को मिलता है, जो अपनी कुशलता से बनाए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है वो टीला। ठीक है, हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, गोले, लंबे और बड़े। ये जो इमारतें बनी थी, स्तूप जो बने होते थे, ईंट और पत्थरों की इमारतें बनती थी। सभी स्तूप के भीतर छोटा सा डब्बा होता था, जिनमें सामान्यतः मतलब कि बुद्ध उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे जाते थे। जो भी स्तूप बनता था उसमें एक छोटा सा डब्बा रहता था। इन डब्बों में क्या होता था कि बुद्ध या फिर जो उनके अनुयायी थे उनके शरीर के अवशेष मिले हैं, जैसे कि दांत, हड्डी, राख, कोई कीमती पत्थर, सिक्के,
धातु मंजूषा। धातु मंजूषा जैसे कि कोई जो कीमती पत्थर या सिक्के होते हैं उसे धातु मंजूषा कहते हैं। तो इस डब्बे में कीमती पत्थर और सिक्के भी मिले हैं और बुद्ध के शरीर के अवशेष मिले हैं, उनके जितने अनुयायी जो भक्त थे उसके भी अवशेष मिले हैं, जैसे दांत, हड्डी, राख इत्यादि। ठीक है, या फिर उनके द्वारा जो प्रयोग किया जाता था कीमती पत्थर या सिक्के उसे भी मिले हैं, जिसे हम लोग धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जो स्टार्टिंग का स्तूप था वो धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, मतलब कि कोई कीमती पत्थर के ऊपर रखे मिट्टी का टीला होता था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थर से ढक दिया गया। ठीक है, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होते थे, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ये याद रखिएगा लोग कि स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो पथ होता है वो प्रदक्षिणा पथ होता है। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि वेदिका क्या है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकाल की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक है, मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। जो मतलब कि मंदिर का जो सबसे मुख्य भाग, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वो गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी जो मेन देवी या फिर देवता होते थे उनकी मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पे क्या होता था कि पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाया जाता था। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है भीतर गांव जैसे जितने भी मंदिर थे उसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। क्या होता था कि मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण में कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनाई जाती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी जहाँ एक सभागार होता था। ठीक है, हमारा जो सांची का महान स्तूप है जो कि अशोक द्वारा बनाया गया था और ये मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इसमें ईंटों का प्रयोग जो हुआ था वो अशोक के समय काल में हुआ। तो बाद में जो रेलिंग और प्रवेश द्वार बनाए गए हैं वो बाद के शासकों के काल द्वारा बनाए गए हैं। मतलब कि जो भी स्तूप होते था वो किसी एक शासक के शासन काल में नहीं बन के तैयार होता था, बल्कि दूसरा शासक भी आकर उसमें उसे आगे की तैयारियां करता था। जैसे मंदिर बन गया, उसमें ईंट का प्रयोग अशोक के काल में किया गया, लेकिन जो रेलिंग और प्रवेश द्वार बनाए गए हैं वो बाद के शासकों के काल में बनाए गए। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया। जो मतलब कि जो एक पहाड़ी होता था, अगर उस पहाड़ी को तराश कर हम मंदिर बनाते हैं तो उसे एकाश्म मंदिर कहते थे। अगर एक ही कोई बड़ी पहाड़ है उसी को हम लोग तराश के काट छाट के मंदिर बनाते हैं तो उसे एकाश्म मंदिर कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है महाबलीपुरम का मंदिर। और ये ईंट के मंदिरों से भिन्न होता था, मतलब ईंट की जो हमारी मंदिरें बनती थी वो अलग बनती थी, उससे ये अलग होता था। जो एकाश्म मंदिर है, एकाश्म मंदिर पहाड़ी को तराश कर बनाया जाता था। क्योंकि क्या होता था कि जो ईंट की मंदिरें बनाई जाती थी ना, जो ईंट की इमारतें बनती थी उसमें नीचे से ईंट को एक एक जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे। जैसे अभी भी किसी घर का निर्माण होता है तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नीचे से किसी ईंट को रख के उसके ऊपर रख के ऊपर तक ले जाते हैं। लेकिन जब किसी पहाड़ या चट्टान को काट कर मंदिर बनाया जाता है तो उसमें हमें ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ऊपर से हमें वैसी डिज़ाइन काटनी पड़ती है कि जिसमें मंदिर बन सके। ठीक है, इन मंदिर को जैसे इस टाइप के मंदिर को बनाते समय पत्थर काटने वाले को बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अधिकतर मंदिरों में मंडप होता था जिसे सभागार कहते हैं, जहां लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, उड़ीसा का जैन मठ पहाड़ी को खोद कर बनाया गया है। उड़ीसा का जो जैन मठ है वो पहाड़ी को खोद कर बनाया गया है। इस दो मंजिला इमारत बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को भी बनाया गया है। इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक चित्रकला। चित्रकला के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बस सुन लेंगे कि स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। तो सुनिएगा ध्यान से कि
जो स्तूप और या फिर जो मंदिर बनाने की प्रक्रिया होती थी उसमें बहुत सारे स्टेज होते थे। जैसे सबसे पहले क्या होता था कि बहुत मतलब जो इम्पोर्टेंट काम है बहुत सारा धन खर्च होता था, इसलिए इस पर आम तौर पर आम लोग इसको तो बना नहीं पाते थे, तो राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निर्णय लेते थे। पहला काम ये होता था कि अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिला खंडों को खोद कर निकाला होता था, ठीक है। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर उन शिलाखंडों को पहुंचाया जाता था। वहाँ पे क्या होता था कि पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों और दीवारों की चौखटें, फर्श तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना भी होता था, जो कि बहुत मुश्किल काम होता था। इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकार को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त अन्य इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट होती थी। जैसे हाथी का दांत काम करने वाले श्रमिक ने संघ में सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था, ठीक है। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार इत्यादि शामिल हैं, ठीक है। और जो लोग भी इसमें शामिल होते थे उनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे होते थे। जैसे हम लोग के गांव में कोई मंदिर निर्माण कार्य होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी लोग ज़्यादा हेल्प करते थे, ज़्यादा योगदान देते थे, उनका नाम हम लोग मंदिर की गेट पे या फिर रेलिंग वगैरह पे लिखवा देते थे, ठीक है। तो वही काम उस टाइम में होता था, प्राचीन काल में भी। अब हम पढ़ेंगे चित्रकला, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि मंदिर और स्तूप बनाने का कार्य कैसे होता था। चित्रकला में है कि जो अजंता है, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई, जिनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था, जो गुफाएं होती थी उनमें कुछ चित्र द्वारा सजाया गया होता था। मतलब कि जो अजंता की गुफाएं मिली हैं वो ज़्यादातर उसमें बौद्ध भिक्षु ही रहते थे, ठीक है। और वो जो कुछ होते थे उनमें से चित्रों के द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरे होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए जाते थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। अगर आज भी जाके देखें तो ये वैसे ही चमकते हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए जाते थे। इस महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। इसको किसने बनाया, कैसे बनाया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। अजंता की जो गुफाएं हैं लेकिन उसमें चित्र हैं, उसमें चित्र बनाया गया है। और ये पहाड़ों को सैकड़ों साल के दौरान जब ये इसको गुफाएं खोदी गई तब इनमें मिला कि ज़्यादातर गुफाएं जो है अजंता में वो बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित हैं। अब है हमारा पुस्तकों की दुनिया, ठीक है। बहुत सारे प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई इसी काल में, और इन उत्कृष्ट रचनाओं में से स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं भी हैं। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पकदीकारम की रचना इलांगो ने की थी। इसमें कोवलन व्यापारी की कहानी है। उसमें क्या होता है कि वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कनगी पुहार छोड़कर मदौरे चला गया। वहाँ पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दिया। कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष में से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो जो शिल्पकदीकारम है इसमें कोवलन व्यापारी की कहानी है जिसकी रचना इलांगो ने की है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1400 साल पहले एक और तमिल महाकाव्य प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम है मणिमेखलई, ठीक है। ये सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें जो कोवलन और उस माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है, ठीक है। और जो अन्य लेखक हुए थे इस काल में उसमें है कालिदास, जो कि संस्कृत में लिखते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है मेघदूत, ठीक है।
मेघदूत का एक अंश है कि यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादलों को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया। सुनिएगा कि तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भूनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेंगे। ठीक है, ये मेघदूत का एक खंड है। अब है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। ठीक है, जो हिंदू धर्म से जुड़ी जो कहानियाँ होती थी वो बहुत प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी, जिसे कि पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। ठीक है, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियां हैं। ये देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी दी गई हैं पुराण में। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में थे। अधिकतर पुराण में जो थे वो सरल संस्कृत श्लोक था कि ताकि उन्हें सब पढ़ सके, सब सुन सके और समझ सके। क्या होता था कि जो स्त्रियाँ तथा शूद्र थी उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसलिए सरल संस्कृत में था कि वो पढ़ तो नहीं सकते हैं लेकिन सुन तो सकते हैं। और इसका पाठ मंदिर में पुजारियों द्वारा किया जाता था, जिसे लोग सुनने आते थे। ठीक है, फिर दो महाकाव्य महाभारत और रामायण भी प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय रहा, जिसके बारे में हम लोग पढ़े ही हैं कि महाभारत और रामायण क्या है। तो रामायण कौशल के राजकुमार राम के बारे में की कहानी है, श्री रामचंद्र जी की। और जो महाभारत है वो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इसमें युद्ध का मुख्य उद्देश्य ये है कि गुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। ठीक है, महाभारत रामायण से आप लोग परिचित होंगे। पुराणों और महाभारत को व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। इसमें भगवत गीता भी है। संस्कृत रामायण के लेखक रचनाकार वाल्मीकि हैं। संस्कृत रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। अब कुछ विज्ञान की पुस्तकें भी प्रसिद्ध रहीं, जैसे कि आर्यभट्ट की पुस्तक, जो कि गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे आर्यभट्ट। इनकी पुस्तक आर्यभट्टीयम ये संस्कृत में है। इसमें इन्होंने बताया है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बात बताई है। और इन्होंने क्या किया, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम पुस्तक में ग्रहणों के बारे में भी बताया है, वैज्ञानिक तर्क दिया है ग्रहणों के बारे में। कागज़ का आविष्कार कब हुआ, तो 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने कागज़ का आविष्कार किया। ठीक है, ऐसे हमारा चैप्टर 11 अर्थात NCERT 6 क्लास की हिस्ट्री समाप्त हुई। क्लास 6 की हिस्ट्री ख़त्म हुई। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, शॉर्ट नोट्स अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्लास 6 की NCERT में। ठीक है, थैंक यू सो मच।